हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री। आज हमें हिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चन हैं डिस्कस करने वाले हैं और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। एसएससी, रेलवे, पुलिस सभी नौकरी के लिए यह एकदम अमृत का सामान है, क्योंकि इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस खुद देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर को देखते हुए क्वेश्चंस को रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बार आते हैं और बार बार वो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और जिनके पूछने की संभावना एग्ज़ाम में है वो इस वीडियो में आपके लिए एक जगह लाया गया है। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट है ये ज़रूर देखें और इसके नेक्स्ट आने वाले जो पार्ट हैं वो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको किस वीडियो पर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाषा को सर्वाधिक संस्कृति मिली? तो किसको मिली? ऑप्शन नंबर डी, मेघातिथि। मेघातिथि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेघातिथि को 10वीं शताब्दी के भाष्यकार के भाषा को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी। राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था? मतलब राजपूत काल के अंदर व्यापार और वाणिज्य में जो कमी आई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी, मुक्त भूमि अनुदान के सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा था, इस वजह से इसके अंदर क्या आई थी? इसके अंदर कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के शासक काल में साम्राज्य और प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या है? तो राजपूत के जो शासन काल है उसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र, विषय और भुक्ति। मतलब ये जो है इसका क्या है? इसका सही क्रम है राजपूतों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का, राष्ट्र, विषय और भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, सुमेलन के किस राज्य को रूहमा कर पुकारा? मतलब सुलेमान जो है इसने किस राज्य को रूहमा कहकर पुकारा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पाल राज्य। पाल राज्य को इन्होंने क्या बुलाया था? रूहमा बुलाया था। किसने? सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय के तुरस्क तथा सैंधव को पराजित किया था? मतलब नागभट्ट जो सेकंड है इसने तुर्क और जो सैंधव है इसको पराजित किया था। किस अभिलेख में है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर के जो अभिलेख है इसके अंदर यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? मतलब जो आज हमारे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उन्होंने न्यायालयों को क्या कहा था? तो विदत कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, विदत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्त ग्रंथ की है? यह उक्ति किस ग्रंथ की है? मतलब कि ये जो लाइन है वो किस ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण के जो ग्रंथ है उसके अंदर है। आपसे एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसके जैसे उक्ति दे दी या फिर अभी ने जो पिछले देखा था कि न्यायालय को क्या कहा जाता है, तो उस काल में इनको क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो शतपथ ब्राह्मण की है यह उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? तो किसके अंदर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, घरों के आकार के अंदर जो हड़प्पाकालीन सभ्यता में है जो विभिन्नता पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? जो वहाबी आंदोलन है वो किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, लॉर्ड एलिंगन फर्स्ट। इसके अंदर देखो आप फर्स्ट और सेकंड के अंदर कंफ्यूज होगी, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है फर्स्ट सेकंड। आपको ये तो याद रहेगा लॉर्ड एलिंगन, बट आपको ये नहीं याद रहेगा फर्स्ट और सेकंड। तो आप इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। वहाबी आंदोलन जो है उसका दमन किसने किया? लॉर्ड एलिंगन फर्स्ट ने इसका दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि 10 राज्य युद्ध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ऋग्वेद के अंदर इसकी चर्चा है, 10 राज्य युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुदास से है, इसका संबंध जो है सुदास से इसका संबंध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने का मिलेगा कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में किसका उल्लेख है। ये जो हमारा गायत्री मंत्र है ये किस में है? ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे, किससे किस देवता से रिलेटेड है। तो 10 राज्य युद्ध है ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किससे रिलेटेड है? सुदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे पर हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो कहाँ पे पाई गई है? सर्वाधिक कौन सी नदी के किनारे है?
तो घग्गर हकारा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे सिंधु ज़रूर करेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, पर ऐसा नहीं है। घग्गर हकारा के पास में जो है वो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। मतलब क्योंकि अशोक मौर्य साम्राज्य के थे, तो अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो किसकी रचना है, यह रचना का नाम है तो किसकी है, रोमिला थापर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बुक से भी रिलेटेड आपसे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1972 में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था। तो जैसे कि पहले के देश पहले आक्रमण होते थे, तो पहले इस मान्यखेत पर किसने आक्रमण करके इनको तहस नहस किया था, तो परमार शासक सियक ने। सियक जो है इन्होंने, परमार शासक थे, इन्होंने 1972 में ये जो है इनका राष्ट्रकूटों की राजधानी पर मान्यखेत पर आक्रमण कर इसको तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। तो किसी स्थान पर शैव शिक्षा का केंद्र नहीं था, मतलब इनमें से 3 जगह पर था पर एक में नहीं था। तो कश्मीर में था, श्रृंगेरी में था, मदुरई में था, पर माउंट आबू जो राजस्थान में है, माउंट आबू के अंदर नहीं था इसका केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए देमाबाद जो है वहाँ पर इसको ताम्र मूर्तियों का एक जो निधान है वो हड़प्पा संस्कृति के काल से संबंध किया जाता है और वहीं पे यह प्राप्त हुआ था। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका सबसे ये शायद पश्चिमी बिंदु है देमाबाद इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ये मतलब आभूषण से आज भी रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा निष्क है वो कहाँ का आभूषण था, गले का आभूषण था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि सुमेरियों के सूना नगर में प्राय 30 मोहरों का जिससे सिंधु नगर से संबंध है वह कौन सा सिंधु नगर है। तो मतलब ये चारों के चारों हमारे सिंधु नगर तो हैं, पर इनमें से जो सुमेरियों का सूना जो नगर है प्राय 30 मोहर से रिलेटेड किससे है, तो लोथल, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि अशोक के किस अभिलेख में उल्लेख है कि उसे लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारियों के रूप में 8वां हिस्सा तय कर लिया गया। तो किस अभिलेख के अंदर ये लिखा है, तो रुम्मनई देई, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2017 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किस वैज्ञानिक को 2017 में नाइट की उपाधि प्राप्त की गई, तो जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, इनकी जो डेट्स है और इनकी जो सन है एकदम फिक्स है और आपको ये सारी याद रखनी क्योंकि एग्जाम में आपसे बार बार ये पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764 को ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सिंधु घाटी के लोग संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रधान और श्रृंगार सामग्री की जानकार नहीं थे। मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनमें से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जो है वो उनको जानकारी नहीं थी। ताम्र दर्पण की थी, मतलब उनके पास दर्पण था, हाथी के दांत के कंगे भी थे और सुरमा लगाने की सलाइयाँ भी थी, मतलब सुरमा लगाने की सलाइयाँ भी थी, पर केश रंग रोगन नहीं था खिंचाव, मतलब उनके पास ये जो केश का रंग रोगन करने की जो है सहूलियत उनके पास नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। तो मतलब मृत्यु के संबंध के अंदर किस उपनिषद में चर्चा है, कठोपनिषद के अंदर इसकी जो है वो चर्चा मिलती है मृत्यु के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो ईश्वर की बात है ये कौन से ग्रंथ में की गई है, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म सूत्र के अंदर इसकी व्याख्या की गई है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर कौन सा विचार सत्य था कि केवल वैश्यों पर कर का भार था, मतलब उस टाइम पे जो वैश्य होती थी उनके ऊपर ही ओनली कर का भार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था। तो मतलब राजा पर भी नियंत्रण रहता था, कौन सी पहली बात तो किसके अंदर, पूर्व वैदिक काल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सभा और समिति का जो है इनका नियंत्रण रहता था राजा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी।
तो कश्मीर के अंदर सबसे पहले बात है कि उत्पल वंश था। तो उत्पल वंश की स्थापना जो है कश्मीर के अंदर किसने की थी? अवंतीवर्मन ने इसकी जो स्थापना है वो कश्मीर के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? तो व्यापार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यापार, सिक्के, इस तरीके के जो मोहर या वगैरह जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ व्यापार में समृद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी में अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, यानी कि वो सबके साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे हड़प्पा कालीन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो लिखने वाले मतलब बुक जो है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक है वो तो ज़रूर ही एग्जाम के अंदर आपसे बार बार पूछी जाती है। तो गुरु गोबिंद सिंह जो है हमारे, उन्होंने सिख गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठगी प्रथा के उन्मूलन से समृद्ध गवर्नर जनरल कौन था? मतलब पहली बात तो है कि प्रथा से क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका जो मेजर में कौन रहा था, इसके उन्मूलन किसने किया, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था। मतलब प्रथाओं से भी रिलेटेड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे उस टाइम के गवर्नर जनरल जब ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? मतलब किस राज्य के शासक है, मतलब उनको राजा नहीं कहा जाता, उनको नवाब वजीर कहा जाता था। तो किसके कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए, अवध के जो राजा है उनको नवाब वजीर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा महेंद्र प्रताप का जो नाम है वो क्या दिया गया था उनको? आर्यन पेशवा दिया गया था राजा महेंद्र प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शासक का नाम भी आपसे पूछा जाता है और उसका वंश भी। तो राष्ट्रकूट वंश का था शासक जिसने कविराज मार्ग की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट जो है आपको पता है गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2007 के अंदर इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी? तो 1908 के अंदर किसको फांसी दी थी? तो खुदीराम बोस को जो है वो फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो के अंदर इसके अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो देवनागरी लिपि जो कि आज हिंदी के अंदर हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, पर उसका आधुनिक नाम है देवनागरी। तो प्राचीन नाम उसका क्या नाम रहा था? ऑप्शन नंबर डी, पाली। जो पाली लिपि है उसको आज के टाइम पे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे ज़्यादा लोग कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? तो पहले ऐसे क्वेश्चन, मतलब पहले लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा कांस्य धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर है कि कांस्य का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक प्रयुक्त करते थे। इसे कांस्य सभ्यता भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो मतलब ये जो मालवा है, गुजरात साइड है, महाराष्ट्र, ये किस शासक ने पहली बार जीता था? ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलों की सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो तमिल हैं, उनके सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो मरुगन जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये इनके सबसे प्राचीन देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न हड़प्पाकालीन सभ्यता के बिखरे हुए अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? मतलब कि हड़प्पा के जो स्थल है वहाँ पर बिखरे हुए अस्थि है, अवशेष हैं, कंकाल हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण। यहाँ पे मतलब कैसे हम निकाल सकते हैं कि वहाँ का जो पतन है वो क्यों हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, कि किसी प्रकार का वहाँ पे जो है सैनिक आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कहाँ राजतंत्र था? मतलब कहाँ राजतंत्र कहाँ पे था? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में था। कौशाम्बी, मगध, कौशल, सब में यहाँ पे
राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? जैसे अशोक के बारे में बोला जाता है कि कनिष्क का जब युद्ध हुआ था उसके बाद में उन्होंने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो किस जो राजा है जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन और इन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम कि संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने पर किस कारक को सर्वाधिक सहयोग माना जाता है? सबसे सहयोग किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होता है। मतलब वहाँ पे तमिल प्रदेश है, वहाँ पे सीधा जो है अरब और मिस्र, रोम से सीधा उनका व्यापारिक मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों का सामान्य घरेलू बर्तन किससे बना होता था? मतलब कि उनके जो बर्तन थे नॉर्मली वो किससे बने होते हैं? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन थे। मतलब उनके पास वो भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनके पास अच्छी तरह उन पर चित्रांकित थे, मतलब उनके ऊपर चित्र भी बनाए गए हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्त संगत कारण प्रतीत होता है? मतलब कि हड़प्पा के जो वहाँ पे निवासी थे उन्होंने वहाँ पे पलायन किया था। क्यों? क्योंकि जलीय परिवर्तन, मतलब कि वहाँ नॉर्मली पहले के लोग थे वो जल पर आश्रित थे, वहीं उसी से हर चीज़ होता था। तो जलीय परिवर्तन के कारण उन्होंने अपना पलायन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि मगध के अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? मतलब कि मगध का जो अजात शत्रु थे उन्होंने नॉर्मली सबसे ज़्यादा युद्ध किसके साथ में लड़े थे? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरानंद किस निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये किसकी रचना है? अश्वघोष है। ऑप्शन नंबर ए जो है इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल की 3 प्रमुख शक्तियां चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आशंका जो थी, इनके मध्य मुख्य कारण यही था। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा-कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।